अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज सिर्फ एक ही मौजू पे बात होगी और वो है जाफर एक्सप्रेस पे बीएलए का दहशतगर्दों का हमला। वो मुकम्मल हो चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कामयाब ऑपरेशन के बाद तमाम मुखबियों को बहिफाजत बाजियाब करा लिया गया है। ये ऐलान किया गया है ISPR की तरफ से। इसकी तफसीलात क्या हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके कुछ और पहलुओं के ऊपर भी बात करेंगे। पहले नंबर पे तो ये बात करेंगे कि ये जो BLA की तरफ से दहशतगर्द हमलावर हुए थे, ये हमला किया कैसे गया था, ट्रेन को कैसे रोका गया, कितने लोग इसमें शामिल थे, तफसीलन इस हवाले से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि दुनिया के कौन कौन से ममालिक में ये इस तरह जो ट्रेन के ऊपर दहशतगर्दों का हमला या ट्रेन को हाईजैक किया गया था, इसकी तफसीलात क्या है, इस पर भी बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि इसमें टोटल मुसाफिर कितने शहीद हुए हैं। दोनों तरफ से जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी तरफ से क्या आदाद शुमार बताए गए हैं, जबकि BLA के दहशतगर्दों की तरफ से जो मीडिया को तफसीलात फराम की गई वो क्या बताते हैं, इस पे भी बात होगी। उसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि जो BLA को सिक्योरिटी और उसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस की मालूमात कौन फराम कर रहा है, ग्राउंड के ऊपर कौन फराम कर रहा है, और ओवरऑल जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की मालूमात है वो कहाँ से BLA हासिल कर रहा है, तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। और आखिर पे बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। इमरान खान ने दहशतगर्दों के हवाले से एक अहम पैगाम जारी किया है, उसकी तफसीलात क्या है इस पे भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ISPR की तरफ से जाफर एक्सप्रेस जो ट्रेन को हाईजैक किया गया था और पिछले कोई 38 से 40 घंटे के दौरान क्या कुछ होता रहा, और उसके बाद जो ISPR की तरफ से एक बाकायदा बयान जारी किया गया है कि कैसे ये कंक्लूड किया गया है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जाफर एक्सप्रेस, ये ISPR की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुई है उसके मुताबिक जाफर एक्सप्रेस जो हमला है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, 33 दहशतगर्द तमाम हलाक हो गए हैं और तमाम के तमाम यरगमाली बाहिफाजत बाजियाब करा लिए गए। पाकिस्तान फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुतालिक अहम तफसीलात जारी कर दी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक 11 मार्च को दोपहर 1 बजे बोलान के करीब दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ा दिया, जिसके बाद जाफर एक्सप्रेस को ज़बरदस्ती रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। उन्होंने ये बताया कि दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद अपने सहूलतकारों से मुसलसल राब्ते में थे। DG ISPR ने मजीद ये कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और भरपूर ऑपरेशन करते हुए तमाम यरगमालियों को बाहिफाजत बाजियाब कराया है और वहाँ मौजूद तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। फोर्सेस के निशानाबाजों ने खुदकुश बमबारों को भी हलाक करके हमले को मजीद नुकसानदेह बनाने से रोका है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तस्दीक की कि ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा और उस दौरान किसी भी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। ताहम दहशतगर्दों ने ऑपरेशन से कबल 21 मासूम शहरियों को शहीद कर दिया था। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 बहादुर FCI एहलकार शहीद हुए। DG ISPR ने दहशतगर्दों के खात्मे और यरगमालियों की बाहिफाजत बाजियाबी को सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया है। ये लेटेस्ट अपडेट है जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाई करते हुए जो अफवाज पाकिस्तान के ताल्लुकात आमा है उसके जो DG ISPR है उन्होंने ये अनाउंस किया है कि अब ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है और तमाम के तमाम बाजियाब हो चुके हैं मुखबी। अब सवाल ये है कि ये हमला हुआ कैसे था, और इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस हवाले से जो अहम जो इन्फॉर्मेशन वो BBC ने एक अहम आर्टिकल छापा है जिसमें उन्होंने एक रेलवे पुलिस के एहलकार का जो कोट किया है, उन्होंने बगैर नाम के रेलवे पुलिस के एहलकार ने ये तमाम तर जो तफसीलात हैं वो ये बताई हैं कि किस तरह से जो BLA के दहशतगर्द हैं उन्होंने ट्रेन के ऊपर हमला किया, कितने लोग इसमें शामिल थे, कैसे ट्रेन को रोका गया और फिर उसके बाद किस तरह से वो उन्होंने बाइफरकेट करके लोगों को चुन चुन के मारा भी और मुख्तलिफ टोलियां बनाई हैं। इस हवाले से जो BBC का जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो ये बताते हैं कि दिन के 1 बजे के करीब कोई ट्रेन के ऊपर हमला हुआ बमों से और रॉकेट से, और जो पहाड़ों से ये हमला किया गया। जब ये ट्रेन रुक गई तो उसके बाद वो कहते हैं कि जो पुलिस की वहाँ पे टोटल कोई 6 के करीब लोग थे, वो और उसके साथ 2 FC के एहलकारान थे जो ट्रेन में जो बतौर मुसाफिर के तौर के ऊपर थे, उन तमाम के साथ वो मिल के वो कहते हैं 7 लोग थे
या गालबन 8 लोग थे। हमने अपनी राइफल्स के साथ 1 से 1.5 घंटा उनका मुकाबला किया। जो दहशतगर्द थे, 1.5 घंटे के जब हमारा एम्यूनेशन और तमाम तर जो असला था वो ख़त्म हो गया, हमने उसके बाद जो राइफलें थी वो फेंक के, ताकि ये ना हो कि जब ये पकड़े जाएं तो ये फौरी तौर के ऊपर वो कार्रवाई करते हुए मार ना दें। तो वो तमाम तर जब ये इनकी तरफ से रेजिस्टेंस ख़त्म हुई तो तमाम जो BLA के हमला आवर थे वो पहाड़ियों से उतरे और उसके बाद ट्रेन के ऊपर हर जो ट्रेन की बोगी थी उसमें 2-2, 3-3, 4-4 जो BLA के दहशतगर्द थे वो आए। उनके बाद तमाम तर मुसाफिरों से वो शनाख्ती कार्ड उन्होंने चेक किया और शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद मुख्तलिफ टोलियों में वो कहते हैं कि उनको डिवाइड करते गए। जिस शनाख्ती कार्ड के ऊपर कोई सिंधी का एड्रेस था उनको अलहदा से एक टोली में बिठाते गए, जिसका पंजाब से था उसको पंजाबी के तौर के ऊपर उनको अलहदा बिठाते गए। उसके साथ साथ सराइकी के साथ पश्तून की टोलियां अलहदा बना दी और इसी तरह बलोची की जो है वो अलहदा से टोलियां बना दी गई। उसके बाद ये जो पुलिस एहलकार हैं वो बताते हैं कि ये कोई 100 से ज़ायद लोग थे जो हमला आवर थे। उसके बाद ये तमाम तर जो यरगमाली थे उनको बना के ये अलहदा से वो ले गए और तकरीबन शाम के टाइम और रात के टाइम वो कहते हैं कि ये जो 100 के करीब हमला आवर थे उसमें से 70-80 लोग वो अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस चले गए और 20-25 लोगों को वहाँ पे रुकने का कह दिया और बलोची में ही ये तमाम तर बातचीत कर रहे थे और वो 20-25 जो BLA के दहशतगर्द थे उन्होंने ही तमाम तर जो है वो कंट्रोल रखा इन तमाम यरगमालियों का। ये जो एक अकाउंट आया है जो एक रेलवे पुलिस के एहलकार हैं जो कि BBC को उन्होंने इंटरव्यू में बताया है। उसके बाद वो कहते हैं रात हो गई और रात को कुछ लोग निकलने की उन्होंने कोशिश की है और निकलते हुए जब ये जो BLA के दहशतगर्द थे उन्होंने ब्रस्ट खोल दिए और फायरिंग के सिलसिले में कुछ लोग जो है वो उस टाइम शहीद हो गए जो भागने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल रात गुजर गई, सुबह हुई तो वो कहते हैं FC के एहलकारान आए और आपस में जो एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुई। उस दौरान जब ये BLA के दहशतगर्द थे उनकी तवज्जो बटी तो वो कहते हैं कि हम 2-3 लोग थे जो पुलिस एहलकारान थे, भागने की कोशिश की तो उसमें से इन्होंने फायरिंग की। एक उनका साथी वो कहते हैं जख्मी हुआ। उनके जो जख्मी साथी हैं वो उन्होंने बाकी जो साथी थे उनको कहा कि आप लोग चले जाओ, लेकिन ये उसको साथ लेके वहाँ से निकल गए और जब फायरिंग रेंज से दूर हो गए उसके बाद ये नज़दीकी तरीन जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पे गए तो ऑलरेडी वहाँ पे FC के जवान जो है वो वहाँ पे थे, उनको तिबी इमदाद दी गई और फर्स्ट एड के बाद ये तमाम जो है उन्होंने अपना जो बताया है जो BLA के दहशतगर्दों की तरफ से हमला किया गया रेलवे के ऊपर, ये जो जाफर एक्सप्रेस थी उसके हवाले से अपनी तमाम रूदात बताई है। अब सवाल ये है कि इस पूरी ट्रेन में टोटल लोग कितने थे। इस हवाले से मुख्तलिफ जो आरा है और मुख्तलिफ जो फैक्ट्स और हकायक सामने आते रहे, लेकिन कुछ जो हकायक का जो मुझे मिले हैं ज़राए से वो ये बताते हैं कि कोई टोटल 440 लोग थे इस जो जाफर एक्सप्रेस थी उसके ऊपर जो सवार थे। उन 440 में से जो ज़राए ये बताते हैं कि जो ऑन बोर्ड थे उसमें से 214 जो थे वो आर्म्ड फोर्सेस के जो जवान थे जो कि छुट्टियों पे ईद की छुट्टियों के ऊपर वो क्वेटा से अपने अपने घरों को जा रहे थे। 214 लोग थे। उसके साथ साथ 213 सिविलियन लोग थे इस ट्रेन के ऊपर और इसके साथ साथ जो रेलवे क्रू था वो 7 लोग थे और रेलवे पुलिस के जो लोग थे वो 6 लोग थे। तो कुल मिला के ये 440 लोग थे जो कि इस ट्रेन के ऊपर सवार थे। अब सवाल ये है कि इसमें से लोग कितने मारे गए जो कि या शहीद हुए हैं। जो ISPR की तरफ से आदाद शुमार सामने है उसके मुताबिक 21 लोग जो है वो शहीद हुए हैं, वो मुख्फी जिनको BLA के दहशतगर्दों ने मारा है। लेकिन जो BLA ने अपनी जो मीडिया के साथ ये भी वक्तन फवक्तन अपनी जो है आदाद शुमार शेयर करते आ रहे हैं। जो इनके BLA के आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक वो कहते हैं कि उनके पास 182 हॉस्टेजेस थे और उसके साथ वो ये बताते हैं कि 11 जो पाकिस्तान मिलिट्री के पर्सनल थे वो उनको मारा गया है, शहीद किया गया है। जो 11 लोग थे ये BLA के दावा है। ताहम जो सिक्योरिटी जो ज़राए हैं और उसके साथ साथ जो ISPR की तरफ से अब बयान आया है उसके मुताबिक 21 लोग इन्होंने मारे हैं, जिनको शहीद किया गया है 21 लोग थे। बहरहाल ये ऑपरेशन अब तकरीबन जो है वो कामयाबी का शाम को ही ऐलान कर दिया गया था कि वो अब जो ऑपरेशन है वो तकमील के मराहिल में है। जो BLA की तरफ से ये वो किया गया था, हमला किया गया था दिन को 1 बजे, उस टाइम इनिशली इनकी तरफ से ये एक वो किया गया था, डिमांड की गई थी या मुतालबा किया गया था कि उनके कुछ लोग जो कि गिरफ्तार हैं, जो कि पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास हैं, उनकी हिरासत में हैं, उनको रिहा किया जाए। ताहम BLA की तरफ से
उनके नाम नहीं दिए गए थे। और बज़ाहिर यही समझा जा रहा था, अगर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखा जाए, वो इसलिए नहीं वो कर रहे थे कि जब तक ये उनका जो दहशतगर्दी की कार्रवाई है वो कामयाब नहीं होती तब तक नाम नहीं देंगे। अदरवाइज वो लोग जो कि पहले हिरासत में हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे और उनको मारा जा सकता है, जो इस बुनियाद के ऊपर BLA की तरफ से कोई नाम नहीं दिया गया। सवाल ये है कि क्या ये जो सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनको इस जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमले के हवाले से कोई पहले से मालूमात थी या नहीं थी। इस हवाले से मुख्तलिफ ज़राए मुख्तलिफ दावे करते हैं। कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ऑलरेडी इस हवाले से बाकायदा इंफॉर्मेशन थी और इंटेल बेस्ड इंफॉर्मेशन थी कि इसके ऊपर कोई हमला हो सकता है। ताहम बाद में आखिरी दिन ही ये कहा गया कि कोई इसके हमले के हवाले से कोई क्रेडिबल कोई इन्फॉर्मेशन या रिपोर्ट नहीं है। इस बुनियाद के ऊपर ये ट्रेन जो है वो इसके ऊपर इतनी बड़ी तादाद में जो मुसाफिर थे वो ट्रेन को जाने दिया गया और फिर अल्टीमेटली वही हुआ कि इसके ऊपर हमला ओवर हुए। स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो ये जिस पहाड़ी के ऊपर ये हमला किया गया है, जो जाफर एक्सप्रेस को रोका गया है, और ये आखिरी सुरंग थी जो बलूचिस्तान के ये जो पहाड़ी इलाके हैं उसके बाद प्लेन एरिया शुरू हो जाता है, जहाँ से ये आगे फिर इतना ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क नहीं होता जितना ये पहाड़ी एरियाज और इसमें होता है। तो ये आखिरी पहाड़ी एरिया के पास जाके इस ट्रेन को रोका गया और वहाँ पे करीब तरीन जो सुरंग थी उसके पास रोक के, ताकि स्ट्रेटेजिकली जो दहशतगर्द थे BLA के, इनके पास अपर हैंड हो और कोई भी अगर क्लियरेंस के लिए और जो ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस करें तो वो उसमें कामयाबी के चांसेस बहुत कम हो। इस वजह से ये जो दहशतगर्दों की तरफ से जो अहम जो मकाम था उसके ऊपर ये इसको जो वो चुना गया जो मकाम था जो हमले का। तो इस हवाले से देखा जाए तो ये जो BLA की तरफ से ये पिछले चंद महीने से ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसमें हम देखें पिछले चंद दिनों में 2-3 मरतबा जो है वो बसेस को रोक के वो उसमें से जो पंजाब के जो जिनके पास शनाख्ती कार्ड थे या डोमिसाइल था उनको रोक के मारा गया। और फिर उसके बाद ये फौरी तौर के ऊपर ये हमला आवर और जो दहशतगर्द हैं ये कहीं ना कहीं मकामी आबादी में छुप जाते हैं या पहाड़ों पे चले जाते हैं और इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या इनको कोई ग्राउंड के ऊपर कोई सपोर्ट मुहैया है या कोई इसको बिगर जो पिक्चर में देखा जाए कोई किसी बड़े मुल्क की तरफ से या किसी बड़ी ताकत की तरफ से ये इंटेलिजेंस मालूमात फराम की जाती हैं और ये सपोर्ट फराम की जाती है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कामयाब दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ पिछले चंद अरसे से ये कर रहे हैं। अगर इसका जायज़ा लें, जो यूक्रेन और रूस की इस टाइम जंग है उसमें जो यूक्रेन को तमाम तर जो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है और तमाम जो इंटेल है वो अमेरिका की तरफ से दी जाती है, क्योंकि अमेरिका का नेटवर्क इतना ज़्यादा वसी है, चाहे वो ग्राउंड के हवाले से हो या सैटेलाइट के ज़रिए जितनी भी इंटेल वो हासिल करते हैं, वो जितने भी उनके एडवर्सरीज हैं उनके हवाले से, रूस की हो या चीन की हो या दीगर ममालिक की हो, तमाम तर जो इंटेलिजेंस के हवाले से उनको यूक्रेन और जो रूस की जंग है उसमें पूरी की पूरी जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है यूक्रेन को वो अमेरिका और यूरोप की तरफ से मुहैया की जाती थी। उसके बगैर यूक्रेन किसी तौर के ऊपर भी ये 3 सालों से जंग जारी नहीं रख सकता था। इसलिए ये इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन और जो मालूमात होती हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत और ज़रूरी होती हैं। तो ये अब सवाल है कि क्या ये जो BLA इतनी कामयाब ये कार्रवाइयाँ कर रही है और उसके बावजूद भी ये किसी भी जो है वो उससे ये बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं, तो इनको कौन इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन है या मालूमात है वो प्रोवाइड कर रहा है और ग्राउंड के ऊपर कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक देखने की वो है। क्योंकि यूक्रेन का जैसे ही ये सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि वो अब यूक्रेन को इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन और जो मालूमात है वो शेयर करना बंद कर देगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग ख़त्म कर देगा, उसके बाद यूक्रेन की तरफ से ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये दुहाई दी गई कि अगर ये अमेरिका ने उनकी इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन है वो देना बंद कर दी तो उनके जो यूक्रेन के शहरी हैं जो फौजी हैं वो मर जाएंगे और जो एक पूरी हमने जंग शुरू की हुई थी वो तो किसी सूरत भी हम जारी नहीं रख सकते। तो इसलिए ये जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती है ये की होती है, किसी भी जंग के हवाले से हो या इंसर्जेंसी के हवाले से हो, तो पाकिस्तानी हुकाम को ये इस हवाले से और इस पहलू से देखने की ज़रूरत है कि जो BLA के दहशतगर्द हैं ये इस तरह की जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ये मकामी तौर के ऊपर जो इंटेलिजेंस है उसकी बुनियाद के ऊपर इतनी कामयाब ये कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते। इनको कौन सी बड़ी ताकत जो है वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और जो शेयरिंग कर रहा है, क्या वो इंडिया है, क्या कोई और मुल्क है, इस हवाले से ये पाकिस्तानी हुकाम को ये देखने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ ये भी जो हम अगर देखें इनकी जो कार्रवाइयाँ जो इस जितनी भी BLA की तरफ से वो की गई हैं, चाहे वो बसेस से उतार के लोगों को मारना और उसके बाद फिर आबादियों में गायब हो जाना हो, तो
तो इसका मतलब ये है कि मकामी आबादी में ना सिर्फ ये कि इनको सपोर्ट है, बल्कि इनकी एक्सेप्टेंस इस लेवल तक है कि कोई भी सिक्योरिटी इदारे इनको पकड़ नहीं सकते, क्योंकि ये मकामी आबादी में घुल मिल जाते हैं और किसी को ये नहीं मालूम होता कि कौन इन दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें मुलविस रहा है। तो इस बुनियाद के ऊपर भी ये हुकूमत पाकिस्तान को और जो रियासती इदारे हैं उनको देखना होगा कि जो मकामी सतह के ऊपर इनको सपोर्ट दी जा रही है कि ये इस तरह की ये कामयाब कार्रवाइयाँ करने के बाद बिल्कुल अवाम में घुल मिल जाते हैं, उसका सद्देबाब कैसे किया जाए। इस हवाले से आज मैं पढ़ रहा था समी यूसुफ जई साहब, ये अफगानिस्तान की इंसर्जेंसी और उसके हवाले से दहाइयों का इनका तजर्बा है और इन्होंने एक बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है। वो ये कहते हैं कि जो BLA के दहशतगर्द हैं, इन्होंने जो रिसेंट पास में जितनी भी कार्रवाइयाँ की हैं या माजी में जितनी कार्रवाइयाँ की हैं, ये हिट एंड रन की तरह की ये कार्रवाइयाँ करते थे कि ये आते हैं, एक जो निशाना बनाते हैं किसी बस को, उसमें से लोगों को उतार के मारते हैं और भाग जाते हैं। ये अपनी नौयत का पहला एक वाकया था। ट्रेन को रोकना इतने बड़े पैमाने के ऊपर 400 से ज़ायद लोगों को यरगमाल बनाना, उनके लिए रखना, उनके इंतजामात, उसके लिए जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है और फिर उसके साथ साथ जगह का इंतज़ाम और बाकी तमाम तर जो इंतजामात हैं, उसका मतलब ये है कि BLA को ग्राउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो सपोर्ट मिल रही है और इसके हवाले से वो अब काफ़ी ऑपरेशनल जो लिहाज से काफ़ी हद तक वो उनकी जो है वो तैयारियां बढ़ चुकी हैं और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक दहशतगर्द की जो है वो बन चुकी है। तो ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि ये हुकूमत पाकिस्तान और जो रियासती इदारे हैं इस पहलू से इनको देखना होगा कि ये BLA को ग्राउंड के ऊपर कैसे ये तमाम तर वो कर रही है। ये इस तरह की इंसर्जेंसी और जो गुरिल्ला वारफेयर होती है उसमें जो आपकी रेगुलर जो मिलिट्री और उसके हवाले से कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। अमेरिका जैसा इतना ताकतवर मुल्क अफगानिस्तान में अपनी तमाम तर जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और अपनी तमाम तर जो मिलिट्री पावर है और मिलिट्री माइट है, उसके बावजूद भी 2 दहाइयाँ गुजारने के बावजूद भी यहाँ पे कामयाब नहीं हो सका था। तो इसलिए ये पाकिस्तान की हुकूमत को इस हवाले से सोचना होगा कि ये जो मिलिट्री जो वारफेयर में ये जो गुरिल्ला वारफेयर है, इससे कैसे काबू किया जा सकता है। इस हवाले से जो मैंने कल अपने वीलॉग में भी डिस्कस किया था कि इसका एक ही वाहिद हल है और वो यही है कि ये इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं उसकी रोकथाम अगर करनी है तो बलूचिस्तान के जितने भी B एरियाज़ हैं, 90% के करीब B एरियाज़ हैं, उसको ख़त्म करना होगा और उनको जो है वो A एरिया का स्टेटस देते हुए वहाँ पे लोकल लेवल के ऊपर पुलिस स्टेशंस कायम करने होंगे, पुलिस के इदारे को फ़ाल करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्राउंड के ऊपर पुलिस के पास इंफॉर्मेशन होती है शायद ही किसी के पास हो। फिर उसके साथ साथ स्पेशल ब्रांच को एक्टिवेट करना होगा और उसके साथ साथ जो CTD का जो इदारा है या डिपार्टमेंट है उसको इन 2 सूबों में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में ये फ़ाल करना होगा, बनाना होगा और उसके बाद फ़ाल करना होगा और पूरी तरह से जो नेशनल लेवल के ऊपर ये कम्युनिकेशन हो या कोऑर्डिनेशन है वो उसको एक्टिव करना होगा। अदरवाइज फिर ये हमने देखा है कि मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं वो कामयाबी से दहशतगर्दों को पीछे धकेल देते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही मिलिट्री वापस आती है तो ये दहशतगर्द वापस आ जाते हैं और दोबारा से ये कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये तमाम जो ट्राइबल एरियाज़ हों या बलूचिस्तान के जो B एरियाज़ हैं उसमें इसी तरह के ही हमने देखा है कि जो पिछले कई दहाइयों से ये इस तरह के मामूलात चलते आ रहे हैं। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और जो बलूचिस्तान की हुकूमत है, इन दोनों को ये विफाक के साथ मिल बैठ के ये काम करना होगा और दहशतगर्दी का हमेशा के लिए अगर कला कमा करना है तो ये इस हवाले से सोचना होगा। एक तो ये हो गया और दूसरा बलूचिस्तान के हवाले से लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। खासतौर पे जो बलूचिस्तान के इलेक्शंस हों कभी भी फ्री एंड फेयर नहीं होते, सिर्फ वही लोग आगे आते हैं जिनको उस जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है। अगर तो लोगों को अख्तियारात देने हैं, क्योंकि जो लोगों के ग्रीवेंसेस हैं मकामी जो उनके अपने सरदार हैं उनसे हैं, क्योंकि जो नई यूथ है जो बलूचिस्तान के अंदर वो यूनिवर्सिटियों से फारिग तहसील भी हैं, पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को समझ बूझ भी है, तो इसलिए उनको कौमी धारे में लाना होगा। जब तक इनके स्टेक्स पैदा नहीं करेंगे इस जो आपके ओवरऑल जो पॉलिटिकल एक वो सिनारियो है उसमें, तब तक ये इस तरह के उनको कभी भी कौमी धारे में नहीं लाया जा सकता। तो ये हुकूमत को और रियासत को मिल बैठ के वो करना होगा, इसके लिए फैसला करना होगा और तमाम जो बड़ी जो सियासी जमातें हैं वो अदलिया, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सिविल सोसाइटी, बाकी जितने भी
आपके जो पूरे ओवरऑल जो पाकिस्तान के उसमें जो की स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको मिल बैठ के इस हवाले से कोई फैसला करना होगा। अदरवाइज ये जो बलूचिस्तान का जख्म है ये इसी तरह ही रिश्ता रहेगा और हम इसी तरह ही दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो करके चले जाएंगे और फिर लोग जो बेचारे शहीद हो जाते हैं इस पूरी उसमें दहशतगर्दी की कार्रवाई में वो रोते रहेंगे और फिर कोई नया वाक़या हो जाता है। बहरहाल इस हवाले से ये हुकूमत को ये सोचना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या पॉलिटिकल कंसेंसस हम डेवलप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो जो डिवीजन है वाज़े तौर के ऊपर सामने आ रही है। कल से जब से ये BLA की जो कार्रवाई शुरू की गई है PTI की तरफ से जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया, जिस तरह से हुकूमत को टारगेट किया गया और जिस तरह से ये जो इदारे हैं जो रियासती इदारे हैं उनको टारगेट किया गया वो अपनी मिसाल आप है। और पूरा जो मुरद इल्ज़ाम है इसके हवाले से रियासती इदारों को ही ठहराया गया है कि ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं ये उसके ज़िम्मेदार BLA वाले नहीं हैं बल्कि ये तमाम तर जो रियासती इदारे हैं इनका एक तो सिक्योरिटी और जो इंटेलिजेंस फेलियर है और उसके साथ साथ जो इनके ऊपर जुल्म व सितम है उसको फिर कंपेयर किया गया है PTI की तरफ से कि ये हमारे भी जो वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, फैमिलीज हैं उनको उठाया जाता है। ये सारी तवज्जो इनके ऊपर फोकस है। ये PTI के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उससे बात होती तो एक हद तक वो किया जा सकता था, लेकिन इसमें तो खासतौर पे जो PTI की लीडरशिप और इमरान खान की तरफ से ये जो किया गया है वो एक बड़ा मैं समझता हूं कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इमरान खान की तरफ से रात को कल जो ट्वीट किया गया और तमाम तर जो मुरद इल्ज़ाम है वो ठहराया गया है रियासती इदारों को और ये कहा गया कि वो रियासती इदारों का पूरा फोकस जो है वो PTI को दबाने में है और ये दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं ये बढ़ती जा रही हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है ख़ासतौर के ऊपर जो इमरान खान की तरफ से ये रियासती इदारों को तो मुरद इल्ज़ाम ठहराया गया है लेकिन जो BLA के दहशतगर्द हैं या जो दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं उसकी मजम्मत नहीं की गई और ना ही ख़ासतौर पे जो शहीद हुए हैं इसमें जो तमाम सिविलियंस हों या जो मुसाफिर थे जो हॉस्टेज के तौर के ऊपर उनके हवाले से कोई मजम्मत नहीं की गई। PTI की आज दिन को जो लीडरशिप यहाँ पे चाहे वो बैरिस्टर गौहर हों या वो उन्होंने इस हवाले से बात की है कि इस टाइम जो है वो हमें अपने रियासती इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए और इमरान खान के ट्वीट के हवाले से भी उन्होंने बात की कि वो तो रात को 10 बजे अगर हुआ है तो इमरान खान तो अवेलेबल नहीं होते। ये एक उनकी तरफ से लॉजिक जो दी गई थी, लेकिन फिर बड़ा अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि ये एक जो जस्टिफिकेशन दी गई थी उर्दू में इमरान खान ने ट्वीट किया था, आज चंद घंटे पहले वही ट्वीट इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर इमरान खान के ट्विटर हैंडल से वो किया गया है। तो इमरान खान की तरफ से ये जो रवैया है वो खुद को इस रियासत की जो पाकिस्तान की अवाम है उससे बालातर रखते हुए अपने ही ज़ाती मफादात की खातिर सिर्फ सोच रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे। जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं इस टाइम जो पूरी कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। ये PTI के जो सियासी मामलात हैं ये बाद में भी हल हो सकते हैं अगर ये इनका रवैया बेहतर होता, लेकिन जिस तरह से ये रवैया दिखाया जा रहा है PTI की तरफ से इसके बाद मैं समझता हूँ कि ये शायद ये एक स्टेज भी आए कि रियासती इदारे इस हवाले से भी सोचें कि PTI जिस तरह से इस तरह के अहम इवेंट्स के ऊपर चाहे वो जो जनरल सरफराज के मामला हो उस टाइम जब ये PTI की तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया या बाकी जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं जिसमें PTI की तरफ से ये प्रोपेगेंडा और रियासती इदारों को टारगेट किया जाता है, तो ये उसके बाद शायद अब मजीद इस हवाले से कोई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है। ये तो एक तरफ हो गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पहली दफ़ा इमरान खान की तरफ से वो किया गया है। इंडिया और पाकिस्तान का मैंने अपने 2-3 दिन पहले जो वीलॉग किया था उसमें आपको बताया था कि जब 27 फरवरी 2019 का जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बिल्कुल जंग एन धाने के ऊपर थी, दोनों ममालिक अपने मिसाइल्स तैयार कर चुके थे, चंद घंटों में शायद बड़े बड़े शहर दोनों जो ममालिक हैं उसके नीस्त नबूद हो सकते थे। उस टाइम जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें इमरान खान ने सिर्फ ये कह के इनकार कर दिया जाने से कि उनको अपोजिशन की जो रहनुमा है उनसे हाथ मिलाना पड़ेगा। तो इमरान खान का जो रवैया है ये कोई आज से नहीं है। ये जब हुक्मरान थे, जब ये इनके पास हुकूमत थी, तब भी ये अपनी ज़ात से आगे बढ़ के नहीं सोचते थे, मुल्क के हवाले से नहीं सोचते थे। ये अब भी अपोजिशन में है तब भी ये अपनी ज़ात से आगे बढ़ के नहीं सोच रहे। तो ये अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कोई जो है ये मुल्क के बारे में सोचने की और मुल्क की बेहतरी के हवाले से सोचने की वो करे और अपनी ज़ात से बढ़ के भी ये कुछ सोचें। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। उम्मीद है आपको आज का वीलॉग भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।